Hello, good morning friends. Welcome to your class. Today's class to class today's class to class 9 सब्जेक्ट है मैथ और सब साइंस। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 2 है उसके कुछ पॉइंट्स देखे थे, यानी कि हम पढ़ रहे थे मेथड्स, है ना, क्या सेपरेशन के मेथड पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा था ये कौन सा सब्लिमेशन वाला कि किस प्रकार हम सब्लिमेशन के द्वारा किसी भी सॉलिड पार्टिकल से उसको डायरेक्ट किस फॉर्म में ले जा सकते हैं, गैस फॉर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं द डाई इन ए ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। क्या मतलब, जैसे ब्लैक इंक होती है ना, यानी कि डाई होती है, क्या उसमें सिंगल कलर होता है। जैसे मान लीजिए काली डाई है तो काले कलर होगा, या फिर है ना, जैसे मान लीजिए इंक है ब्लैक, हम लिख रहे हैं इससे, क्या ब्लैक ही होगा, क्या इसमें एक ही कलर होगा या डिफरेंट होंगे, तो उस चीज़ को हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। तो देखो, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज द सॉल्वेंट। यानी कि जो इंक हम यूज करते हैं उसमें क्या है, वाटर तो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट की चीज होती है जो घुलाने का काम करता है, और सॉलिड के रूप में क्या यूज करते हैं, हम डाई का यूज करते हैं। ठीक है, एज द वाटर राइजेस ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक अलोंग विद द डाई पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम उस मतलब मिक्सर को फिल्टर पेपर पे डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि पानी तो फिल्टर पेपर से नीचे चल जाता है और डाई यानी जो कलर है वो ऊपर रह जाता है। ठीक है, यूजुअली डाई इज ए मिक्सचर ऑफ टू मोर कलर, यानी डाई जो है वो सिर्फ एक कलर नहीं होता, दो या दो से ज्यादा कलर से मिलके बनता है। ओके, द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजिंग फास्टर एंड इन द वे ऑफ द कलर गेट सेपरेटेड। ठीक है, अब हम देखते हैं दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज क्रोमैटोग्राफी, यानी क्रोमैटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं वर्ण लेखन। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कलर में से वो कलर किन कलर से मिलकर बना है इस चीज को हम कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि कलर विच्छेदन करना ना, यानी कि वर्ण कलर यानी कलर विच्छेदन करना या फिर कलर को अलग करना क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। तो दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड टू सेपरेशन ऑफ कलर, यानी सबसे पहले कलर को सेपरेट करने में इस टेक्निक यूज की गई थी। सो दिस नेम वाज गिवन, यहाँ पर जो क्रोमैटोग्राफी है वो क्रेमो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मीन होता है कलर होता है। ठीक है, तो क्रोमैटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ द दो सॉलिड दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, यानी जो कि सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, सिर्फ ऐसे ही उनको अलग किया जाता है, जैसे एक कलर दूसरे कलर में होता है डिसॉल्व पूरा घुला हुआ है तो हम उनको अलग कर सकते हैं, यानी कि जो सेम सॉल्वेंट होगा तो ये अलग कर सकते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी धीरे धीरे हट वो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, यानी कि और ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, तो उसके हिसाब से क्रोमैटोग्राफी जो टेक्निक है उसमें बदलाव आया है, और अब जो हमारी जो टेक्निक लगती है क्रोमैटोग्राफी उसको हम नए सिरे से देखते हैं। ओके, अब देखो यूजेस क्या है इस प्रोसेस के, तो देखो एप्लीकेशन देखते हैं टू सेपरेट कलर इन डाई। सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज ये है कि डाई में से कलर का क्या कर सकते हैं, हम सेपरेशन कर सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं। सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर। ठीक है, यानी कि नेचुरल कलर से पिगमेंट को निकालना। ठीक है, यानी कोई भी नेचुरल कलर होता है, ठीक है, उससे उस पिगमेंट को बाहर निकालने में इसका क्रोमैटोग्राफी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग्स फ्रॉम ब्लड्स। ठीक है, ब्लड में जो ड्रग्स होते हैं या फिर कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको अलग किया जाता है ब्लड में से, तो भी हम क्रोमैटोग्राफी का यूज हॉस्पिटल्स लैबोरेटरी में करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स। ठीक है, मिक्सेबल मतलब दो घुले हुए लिक्विड में से हम उनको कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे टाइप का जो लिक्विड होगा उसको हम डिस्टिलाइजेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। डिस्टिलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं आसवन विधि, है ना, आसवन डिस्टिलाइजेशन आसवन। इसमें होता क्या है, ओके, ये जो देखो ये इसका मतलब क्या है, इक्विपमेंट्स है, इसको बोलते हैं हम डिस्टिलाइजेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है, इसमें देखो ये जो
इसमें जो भी आपको अलग अलग करना है वो आपने यहाँ पर क्या है भरना है इसमें। और ये एक पाइप लगी रहती है जहाँ पर क्या है वाटर आउटलेट लिखा है ना, वाटर आउटलेट। यहाँ पे क्या होता है उस जो अलग वो मैटर है उसको क्या किया जाता है, कंडेंसेशन किया जाता है। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देखना और अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलाइजेशन। इट यूज्ड फॉर द separation of the component of a mixture containing two miscible liquids that boil with decomposition and have sufficient difference in the boiling points। यानी कि जो कि हम ऐसे लिक्विड्स को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि बिल्कुल सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन उनका क्या है, उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अलग होता है, यानी कि घुलने का जो टेम्परेचर वो अलग होता है। टू सेपरेट a mixture of the two or more than miscible liquids of which of the difference in boiling point is less than 25 K यानी केल्विन से कम हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज फॉर द एग्जांपल फॉर द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इट्स। ठीक है, और द एप्लीकेशन इज सिमिलर फॉर द सिंपलर डिस्टिलेशन। देखो एक तो होती है नॉर्मल डिस्टिलेशन जिसमें हम जिससे दो लिक्विड्स या दो मिक्स जो लिक्विड्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें हम एयर मिक्सर जो होता है उसमें से एयर को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसे देखो ए सिंपल फ्रैक्शनल कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद द ग्लास बेड्स। द बेड्स प्रोवाइड a surface of the vapor to color, cool and the condensation rapidly as shown in the figure। ठीक है, इसमें होता क्या है मैं आपको एक बार बोर्ड पे समझा देता हूँ, आप देख लेना कि देखो ये तो स्टैंड होता है जिससे ये क्या है, ये इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम। इसमें एक चीज ये कलर होती है, ये फ्रैक्शनल जो कॉलम है ये लगा होता है और नीचे तो वही स्टैंड बीकर लगा है। नीचे क्या लगाया, बीकर लगा है और नीचे क्या है, नीचे हीट आएगी। ठीक है, और यहाँ से ये जो है खुला रहता है और ये क्या लगा रहता है, एक पाइप होता है, पाइप के ऊपर क्या होता है, ऐसा होता है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये लो। ठीक है, ऐसे और यहाँ पर छाने के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल कॉलम, यानी इसमें ये अलग होता है, जबकि नॉर्मल डिस्टिलेशन में ये नहीं होता है, ये सेपरेशन करता है। और बाकी का ये क्या है, जैसे ये मान लीजिए ये तो हमारे पाइप है, ये जो होता है ना ये होता है वाटर के लिए। वाटर के लिए मतलब कूलिंग करने के लिए है ना, जैसे कोई गैस हम यहाँ पर कुछ गर्म करेंगे तो क्या गैस निकलेगी। ठीक है, तो वो इधर जाएगी तो यहाँ पर कूल हो जाएगी, वो के नीचे जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। इसी प्रोसेस के द्वारा हम क्या है एयर के अलग अलग जो एयर होते हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, है ना, मिक्स हुई एयर को। चलो तो देखो एयर इज होमोजेनियस, आपको पता है एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एयर जैसे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, सभी एयर होते हैं, गैसेस होते हैं। कैन बी सेपरेटेड इट्स टू कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि इसको भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। द फ्लो डायग्राम शोज द स्टेप ऑफ फ्लोइंग। तो देखो सबसे पहले एयर लेंगे, एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करके उसको क्या करेंगे और उसके कंप्रेस करने से उसके टेम्परेचर में क्या होगा, चेंजेस होगा और वो लिक्विड फॉर्म आएगा। फिर लिक्विड फॉर्म आने के बाद में फिर उसको क्या करेंगे, उसको फिर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डालेंगे और उसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो देखो इसमें जो गैसेज जो होती है वो सेपरेट होती है, वो होती है डिफरेंट किसमें, हाइट्स में। देखो जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन को आपको अलग करना है, ठीक है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मान लीजिए आपको ऑर्गन को अलग करना है तो -186 होना चाहिए, यानी फिक्स टेम्परेचर है कि आपको इतना ही टेम्परेचर देना है तभी अलग होगी। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत कम दे दिया ना तो दूसरी गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम देखते हैं if we want oxygen gas from air, we want to separate out all the other gases। जैसे हम मान लीजिए ऑक्सीजन को अलग करना है तो हमें जितनी भी गैस है उनको बाहर निकालनी पड़ेगी, तब जाकर ऑक्सीजन अलग होगी। ठीक है, पहले उनको सेपरेट करना पड़ेगा। The air is compressed by the increasing the pressure and is then cooled the decreasing the temperature in the liquid form। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या है, एयर ली जाती है, एयर को इतना कंप्रेस किया जाता है बहुत ज़्यादा,
ताकि वो उनका टेम्परेचर बदल जाए और वो एक क्या लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जैसे हमारा सिलेंडर नहीं होता घरों में खाना बनाने का, इसमें एयर होती है लेकिन एयर को इतना कंप्रेस करा जाता है बहुत ज्यादा, तभी तो सिलेंडर में पैक करते हैं इसको। और सिलेंडर में लगा के देखना आपको लिक्विड से भरा दिखेगा, ऐसे लगेगा पानी भरा है। बिल्कुल सही बात है, वो अंदर लिक्विड की फॉर्म में ही है, तो गैस नहीं अंदर लिक्विड है, लेकिन हाई प्रेशर से उसको भरा गया है तो वो लिक्विड में बदल गई और हाई प्रेशर से वो बाहर निकलेगी तो क्या है गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, प्रेशर डिपेंड ऑन प्रेशर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पेज नंबर जो नेक्स्ट है 23 का आपकी मशीन दिख रही होगी, देखो ध्यान से देखना इसको। ये पूरी मशीन किस काम आती है? डिस्टिलाइजेशन के काम में आती है। कौन सा डिस्टिलाइजेशन? फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन। और इसमें एयर के लिए काम आता है। देखो अलग अलग कंपार्टमेंट बने मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एयर इन होती है, फिर देखो एयर अंडर प्रेशर यानी एयर जो होती है यहाँ पर कंप्रेस की जाती है बहुत ही ज्यादा। ठीक है, यानी दबाव बनाया जाता है ताकि वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाए। फिर देखो हॉट एयर इधर जाती है और इधर से पानी आता है। ठीक है, अगर यहाँ से गर्म हवा जाएगी ना तो उधर से पानी आएगा तो पानी को क्या ठंडी करेगा मतलब वो कंडेंसेशन करेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये देखो कोल्ड कंप्रेस एयर यानी कि जो कंप्रेस हमने एयर की है वो इधर जाएगी, इधर जाके यहाँ पर सेपरेटर लेकर आना, यहाँ पर अलग हो जाएगी, CO2 उधर निकल जाएगी, बाकी की इधर चल जाएगी, फिर नाइट्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार क्या है हर तरह की गैस है उनको उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उनको अलग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट इन इम्प्योर्स, है ना। तो देखते हैं, देखो द क्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए क्रिस्टलाइजेशन यूज किया जाता है। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है यानी क्रिस्टल में बदल के। ठीक है, तो हम इसको देखने से थोड़ा, तो देखो द क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स को प्योरीफाई का मतलब प्योर करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी, सॉल्ट को हम समुद्र से प्राप्त करते हैं। वाटर कैन बी मैनी इम्प्योरिटीज, आपको पता है बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज होती है ना समुद्र के पानी में, उसमें से नमक को अलग करना। ठीक है, ये क्रिस्टलाइजेशन मेथड से किया जाता है। टू रिमूव द इम्प्योरिटीज यानी कि इम्प्योरिटी मतलब गंदगी को हटाना। और द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम ए सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन से सॉलिड पार्ट को अलग करना क्रिस्टल की फॉर्म में क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक बेटर देन द सिंपलर एवापोरेशन टेक्निक, यानी कि एवापोरेशन टेक्निक से अच्छी है क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। Some solids decompose or some like sugar may be charred on heating to the dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration, यानी कुछ को हम फिल्टर कर लेते हैं, कुछ डिसॉल्व रहती है। All the evaporation is continued are the solid। फिर क्या करते हैं इनको एवापोरेट कर लेते हैं। नमक बनाना देखा आपने। ठीक है, अब हम इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आपको चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और समझते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्लास। टुडेज क्लास फॉर क्लास 9 स्टैंडर्ड सब्जेक्ट साइंस। In previous class we discussed about distillation, fractional distillation of the air, okay, and today we discuss about the application. Okay, so let us start. Purification of salt that we get from sea, यानी कि जो हम समुद्र से या सी से जो सॉल्ट हम प्राप्त करते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा ही किया जाता है। और नेक्स्ट है जो फिटकरी होता है ना, फिटकरी जिसको हम एलम बोलते हैं। ठीक है, उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसको बाहर निकालते हैं, वो भी हम इसी मेथड का यूज करके करते हैं। ठीक है, तो बाय द चूजिंग वन ऑफ देम मेथड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट गैस, मतलब हमें एक क्या बोलते हैं प्योर सब्सटेंस पाना है तो हमें कोई ना कोई क्या है हमें मेथड्स का यूज करना पड़ेगा जिससे हम इसको प्योर कर सकें। ठीक है, अब देखो जैसे सिटीज, अब पहले का टाइम अलग था, अब आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है धीरे धीरे और भी हर चीज एडवांस हो चुकी है। ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि सिटीज में प्योरिफिकेशन का जो वाटर प्योरिफिकेशन
चलाए भी गए हैं। तो देखो जो नेक्स्ट पेज है आपका 24, इस पे आपको एक ऊपर साइड में एक पिक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसको देखो फिगर 2.13 को, कि इसमें क्या है, रिजर्वर है, रिजर्वर से जो पानी है वो कहाँ जा रहा है, सेटल डाउन का कहाँ, सैलिनेशन टैंक, ठीक है। और वहां से वो सेटल हो रहा है लोडिंग टैंक में, और लोडिंग टैंक से सेटल हो रहा है वो फिल्ट्रेशन टैंक में, और उसके बाद में क्लोराइजेशन टू बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया का क्लोराइजेशन किया जाता है, यानी क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फाइनली जो हमें मिलता है, ठीक है, वो वाटर प्योर होता है। यानी कि जो प्रोसेस है इसमें बताया गया है। अब आज हम जो डिस्कस करते हैं वो है फिजिकल एंड द केमिकल चेंजेस। ओके, तो आपने क्लास 8 में भी इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, आपने टॉपिक को अच्छे से रीड किया है कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं, ठीक है। तो अगेन देखो, ऐसे मेटल जो जिनकी फिजिकल अवस्था यानी स्टेट में ही बदलाव होते हैं या फिर चेंजेस होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, फिजिकली चेंज बोलते हैं। जैसे और फिजिकल स्टेट जो होगी क्या होगी, जैसे लाइक कलर है, हार्डनेस है ना, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, एंड ये सब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी सब्सटेंस जो है चेंज नहीं होता है, सब्सटेंस वही रहता है, सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज भी वही रहती है, ठीक है। सिर्फ स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। बट केमिकल सब्सटेंस, बट इन केमिकल सब्सटेंस आल्सो केमिकल प्रॉपर्टी आर चेंज एंड सब्सटेंस आर आल्सो बी चेंज। ओके, अब देखो जैसे केमिकल चेंज क्या है, अब देखो जैसे आइस है, तो आइस का पानी वाटर बनना या फिर वाटर से फिर वेपर बनना, ये जो इसकी ये है फिजिकल चेंज, यानी कि इसमें सब्सटेंस क्या है, वाटर ही है, वाटर यानी कि H2O, ठीक है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही है, ठीक है, यानी कि इसमें केमिकल चेंज नहीं हुए हैं, बट स्टेट आर चेंज, सो दिस कॉल्ड फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। और केमिकल चेंजेस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कुछ हमने बर्निंग किया, तो बर्निंग जो रिलेटेड वर्ड है, बर्निंग का मतलब है जलाना, ये केमिकल चेंजेस को शो करता है। जैसे हम किसी चीज को जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, ऐश या राख वगैरह मिलती है, तो यानी कि वो चीज खत्म हो जाती है, पहले वाले एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे, ठीक है। तो वाटर देखो, अब जैसे बात करते हैं हम वाटर एंड ऑयल, ये दोनों ही क्या है, लिक्विड सब्सटेंस है, और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या डिफरेंट है, ठीक है। और इनका जो इनफ्लामेबिलिटी यानी ज्वलनशीलता, इनफ्लामेबिलिटी का पॉइंट है वो भी क्या है, अलग अलग है ना। और वी नो दैट ऑयल्स बर्न इन पेयर्स, वाटर एक्सेस फायर, यानी ऑयल जो होती है बर्न होती है, जलती है, ठीक है, और जलने के बाद में वो एक नया सब्सटेंस देती है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, दिस इज केमिकल चेंजेस। और हम देखते हैं अब केमिकल सब्सटेंस, केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल हम बात करते हैं, एक तो कैंडल, कैंडल का जलना, यानी कैंडल जल रही है, तो देन उसमें दोनों ही टाइप के चेंजेस होते हैं ना, यानी फिजिकल चेंजेस भी होता है और केमिकल चेंजेस होता है। फिजिकल चेंज, ठीक है, तो ये हो गया आपके फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस में हमें एक नया सब्सटेंस प्राप्त होता है, ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी बदल जाती है, जब फिजिकल में हमें क्या सब्सटेंस हमारा सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, ठीक, क्या बदलती है, स्टेट बदलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस। ओके, तो प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप्स है, तो हम फर्स्ट देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले 1661 में ये इस मतलब एलिमेंट, ठीक है, जो पॉइंट है उसको उसके बारे में बताया था हमें, ठीक है। उसके बाद में लैवोजियर, जो कि हमारे केमिस्ट्री के क्या फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लैवोजियर, तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था एलिमेंट, पूरा एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बताया था, एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या होता है, ठीक है, तो ये हम आपको बताते हैं
कि एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, ठीक है, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, जिसको हम सिंपलर सब्सटेंस यानी छोटी सब्सटेंस में ब्रोक डाउन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एलिमेंट कैन बी नॉर्मल डिवाइडेड इनटू द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। एलिमेंट जो होते हैं मेटल्स होते हैं, कुछ एलिमेंट कुछ नॉन मेटल होते हैं, कुछ क्या होते हैं मेटालॉइड्स होते हैं। देखो अब हम इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि मेटल्स की, मेटल्स आपने क्लास 1 में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी है लस्टर होते हैं यानी शाइनिंग, चमकदार, चमकीला, और दूसरा पॉइंट है सिल्वर ग्रे इनका कलर होता है, फिर गोल्डन येलो होता है, और थर्ड पॉइंट है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल्स एक क्या होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द डक्टाइल, है ना, यानी कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब है किसी भी चीज किसी भी पर्टिकुलर मैटर को वायर में कन्वर्ट करना, एक खींचना उसको, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड डक्टाइल। नेक्स्ट है दे आर द मेलेबल, मेलेबल का मतलब होता है आपको हैमर से उसको पीट पीट के पतली चादर के रूप में डालना, तो यानी मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोनोरस, सोनोरस मतलब होता है अगर हम किसी चीज को मतलब बजाएंगे तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है, तो बिल्कुल मेटल्स क्या है सोनोरस होते हैं, ठीक है। ये साउंड रिंगिंग साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं। ये सभी प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। अब हम कुछ मेटल्स के एग्जांपल दे देते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, लोहा वगैरह, ठीक है, कॉपर है, सोडियम, पोटेशियम है, ठीक है। बट मरकरी इज द वन मोस्ट कॉमन मेटल, बिकॉज मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होते वो भी क्या होता है मेटल होता है, तो ये क्या एक तरह से डिफरेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल प्रॉपर्टी, तो दे कैन डिस्प्ले डायरेक्ट विद द कलर्स, अलग अलग कलर डिस्प्ले करते हैं, नहीं होते हैं इनके, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के नॉट गुड कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर होते हैं, कौन नॉन मेटल्स, ठीक है। और नेक्स्ट है ये लस्टर भी नहीं होते, यानी जो प्रॉपर्टी हम मेटल्स में पढ़ते हैं वो इनमें नहीं होती, सिंपल बस लस्टर नहीं होते और सोनोरस भी नहीं होते, मेलेबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते, ठीक है। अब इनके एग्जांपल क्या है, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, गैसेज जो हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये सभी इनके ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सभी इनके क्या है एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, वो है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स की करते हैं और नॉन मेटल्स की करते हैं, तो उनको मेटालॉइड्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मन क्या है सब साइड सेमीकंडक्टर है, यानी दोनों ही प्रॉपर्टी शो करते हैं आधी आधी, कभी ठीक है, कभी मेटल्स हो जाता है, कभी नॉन मेटल हो जाता है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड की। कंपाउंड होता क्या है, ठीक है, तो देखो कंपाउंड क्या होता है कि हम किसी भी टू सब्सटेंस को लेके, ठीक है, उनका रिएक्शन करा के और जब हम एक नया एलिमेंट या सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं मिक्सर एंड कंपाउंड में डिफरेंस। तो देखो मिक्सर क्या होता है, कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। टेबल नंबर 2.2 देखो कि मिक्सर जो होता है ना, मिक्सर आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। मिक्सर में जो सब्सटेंस शामिल होते हैं ना, ठीक है, वो क्या होते हैं इनडिविजुअली होते हैं, यानी उनका कोई फिक्स रेशो नहीं होता है, जबकि कंपाउंड में हम फिक्स रेशो लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड में फिक्स रेशो कैसे लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ये वाटर है, तो वाटर के हमने 2 एलिमेंट लिए और ऑक्सीजन का 1 लिया, तो इनका रेशो 2:1 हो गया, तो यानी कि क्या है कंपाउंड है, वाटर क्या है कंपाउंड, नॉट ए मिक्सर, ओके। यानी कंपाउंड में जो रेशो होता है ना अलग अलग एलिमेंट्स का, वो फिक्स होता है, जबकि मिक्सर में रेशो नहीं होता, मिक्सर में कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है मिक्सर है वेरिएबल कंपोजिशन, यानी वेरी करता है ना, घटता बढ़ता रहता है मिक्सर में कम, और जबकि इसमें क्या होता है फिक्स होता है। अगला है एक मिक्सर सोचता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ठीक है, यानी कि मिक्सर जो होता है ना उसमें जो सब्सटेंस मिले हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी और पानी का मिक्सर, तो वो उन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि कंपाउंड जो है ना कभी उन जो सब्सटेंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो उसकी जिससे नया सब्सटेंस बनता है ना वो उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट वो है कि मिक्सर में से हम जो एलिमेंट्स मिले हुए हैं या फिर मिक्स हुए हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टीज या फिर फिजिकली मेथड के द्वारा उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, जबकि ऐसा उसमें पॉसिबल नहीं है, किसमें, कंपाउंड में, क्योंकि कंपाउंड में एक तरह से मिक्स हो जाते हैं, दिखाई भी नहीं देते कि भाई 1 या 2 है, ठीक है। तो
फिर उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं एक, तो हम एक एक्टिविटी देखते हैं ग्रुप फर्स्ट का, ग्रुप सेकंड है। ग्रुप फर्स्ट में आपको मिक्स करना है क्या, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के टुकड़े और सल्फर पाउडर, इन दोनों मिक्स करना है। और ग्रुप 2 में आपको क्या मिक्स करना है, आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, और उसको क्या करना है, उसको हीट करना है। इसी हीट करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। तो ध्यान से देखना, दोनों ही जो ग्रुप हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है। इससे क्या होगा, इससे आपको मिक्सर और कंपाउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट ग्रुप है, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द फर्स्ट ग्रुप इज हाइड्रोजन एंड द इनकलरस ऑर्डरस एंड द कंबस्टर इज नॉट एडवाइज टू द कंबशन टेस्ट हाइड्रोजन ऑफ द क्लास। ठीक है, द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सेकंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यानी कि ग्रुप सेकंड से जो आपको गैस मिलेगी वो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगी, जो कि कलरलेस होगी, एंड रोटन एक्स यानी कि जिसमें जो स्मेल है वो सड़े अंडे जैसी आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में सड़े अंडे जैसी खुशबू आती है, सॉरी स्मेल आती है। हाँ, you must have observed that the produce octane of the both groups are so different properties। देखो, दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप सपोज करो आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को लोगे, उसके पास से मैग्नेट लाओगे, तो क्या मैग्नेट आयरन फिलिंग्स को कैच कर लेगा, सल्फर सल्फर छोड़ देगा, यानी कि जो वो क्या है मिक्सर, उसको क्या बोलते हैं मिक्सर, सेपरेट हो गया ना। बट ग्रुप 2 में देखो, दोनों मिक्स होकर क्या है एक ही बन गए, तो उसमें ऐसा उनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप फर्स्ट इज द मिक्सचर, है ना, जिसमें 2 एलिमेंट है आयरन और सल्फर, और द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर द सेम ऑफ इट्स कंसिस्टेंसी, पहले भी वही थी और लास्ट में वही है। द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप सेकंड इज द कंपाउंड, तो ग्रुप सेकंड में क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि दोनों मिक्स हो गए, उनको हीट किया तो वो क्या है, मेल्ट हो गए, वो पिघल गए। अब सोचो पिघली हुई चीज को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑन हीटिंग द 2 एलिमेंट्स स्ट्रांगली वी गेट ए कंपाउंड, तो सेकंड में जो मिला हमें क्या मिला, कंपाउंड मिला है कंपेयर टू द कंपाउंडिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस है। सपोज करो मिट्टी ली हमने थोड़ी सी, ठीक है, मिट्टी, और मिट्टी में मैंने कुछ पत्तियां वगैरह मिला दी, ठीक है, तो वो बन गया मिक्सर। अब उसमें से हम बाद में हम मिट्टी को पत्तियों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड में क्या होता है, मिक्स हो जाती है चीजें। ओके, अब जैसे कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं, आपको वाटर बताया ना मैंने आपको कि वाटर में क्या हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या है, गैस है ना, और दोनों गैस मिला के पानी बनता है, लेकिन हम क्या है, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। ओके, तो आज आपका चैप्टर ही फिनिश हो गया है, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में, और इसका जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।